राम राम सा, मैं महिमा आपका स्वागत करती हूँ अपनी चैनल दैट राजस्थानी गर्ल में। तो यार, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो मेरे प्रीवियस जो कंटेंट्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से ही समझ लिया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ। यस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू एजुकेशन है। तो जो मैंने पीएचडी करी है, तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो जानना चाहते थे कि मैंने पीएचडी कहाँ से करी, कैसे करी है, कितने टाइम में करी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी, ईच एंड एवरीथिंग जानना चाहते थे। तो मैंने बहुत सोचा कि यार ये मेरे थोड़े कंटेंट से डिफरेंट है, पता नहीं मैं ढंग से बोल पाऊँगी या नहीं, क्योंकि और जो मेरे कंटेंट्स हैं ना, मैं उनमें बहुत अच्छे से बोल पाती हूँ। मतलब मेरे जो माइंड में आता है मैं फटाफट से बोल देती हूँ, उसमें मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो आज पीएचडी वाला टॉपिक है, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने उसमें पूरा ना लिखा है ढंग से कि मुझे क्या टॉपिक्स पे बात करनी है। ठीक है, तो मैं आज का जो हमारा पीएचडी का टॉपिक है कि मैंने कैसे करी, कहाँ से करी, तो मैं आपको ना जितना ट्राई हो सकेगा मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बता सकूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस की है। ठीक है, अगर कोई सोचता है कि मैं प्रोफेशनली चीज़ें बताऊं तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस करी है और मैंने किस तरीके से पीएचडी कंप्लीट करी है, क्या मेरा प्रोसेस रहा है, मुझे कितने ईयर्स लगे हैं, कहाँ से करी है, कैसे करी है, तो मैं वो अपने लेवल वाली आपको बताऊंगी और मेरी यूनिवर्सिटी वाली आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर कोई मुझे जज करे तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करना, कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो मतलब ऐसा मत सोचना, क्योंकि इट्स माई पर्सनल। हो सकता है कुछ चीज़ें मेरे माइंड से स्किप हो जाए या मैं सही से नहीं बता पाऊँ। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को ये टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं लगता है तो वो स्किप कर सकता है या फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को देख सकता है। बट ये जो टॉपिक होने वाला है, जो वीडियो होने वाला है, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मैं बहुत आपको बेसिक चीज़ें बताने वाली हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस्ड की है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। जो मेरी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है पीएचडी का, जो वाइवा के बाद मिलता है, वो मुझे जनवरी में मिल गया था। एंड जो मेन डिग्री है जो राजस्थान के गवर्नर हमें देते हैं, वो मिली थी मुझे मई में। ठीक है, तो ये जो पूरा पीएचडी का प्रोसेस है यार, ये बहुत लेंथी प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं पीएचडी करने का, तो आप अपने माइंड को पहले प्रिपेयर कर लेना कि इस चीज़ में आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि आज हम एनरोल हो गए हैं पीएचडी के लिए तो फटाफट 2-3 साल में हम कंप्लीट कर देंगे। इट्स नॉट लाइक अ ग्रेजुएशन, नॉट लाइक अ पोस्ट ग्रेजुएशन, इट्स अ वेरी डिफरेंट डिग्री। ठीक है, जो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, आपको एक रिसर्च करनी होती है रिलेटेड टॉपिक पे। तो हो सकता है आपको उसके लिए 7 साल लग जाए, तो हो सकता है उसके लिए आपको 10 साल भी लग जाए। एंड ऐसे हैं कई लोग जिनको 9-9, 10-10, 11-11 साल पीएचडी में लग गए हैं। तो इट्स नॉट अ बिग डील। कहीं पर टाइम लग भी जाता है, कहीं नहीं लगता, कहीं आपको 4 साल में ही हो जाता है। एटलीस्ट 3 साल पहले आप नहीं दे सकते, उससे पहले आप कंप्लीट नहीं कर सकते। 3 साल तो मिनिमम आपको देने ही पड़ेंगे। उसके बाद मैंने नहीं देखा है कि किसी की फटाफट 3 साल होती हो जाती है। ठीक है, तो 4-5 साल, तो 5 साल तो आराम से लगते ही हैं। और मुझे जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे 7 इयर्स लगे हैं पीएचडी को कंप्लीट करने में। तो इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, 7 इयर्स कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बीच में कोरोना भी आ गया था, जिसकी वजह से ना 1-2 साल हमारे यूं ही वेस्ट हो गए थे, अगर मैं सही बताऊँ तो मतलब 5-6 इयर्स इज़ अ वेरी नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर अ पीएचडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने पीएचडी करी कहाँ से है। सबसे पहले तो पीएचडी जो नहीं जानते कि होता क्या है, इट्स अ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, एंड जो पीएचडी है वो क्यों की जाती है, क्योंकि हमें हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है यार। पीएचडी जो है वो सबसे हाईएस्ट एजुकेशन है। अगर मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ प्लीज़ मुझे इतना, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, हाईएस्ट एजुकेशन है और बहुत ही टाइम टेकिंग एजुकेशन होती है। एंड इट्स फुल फॉर्म इज़ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और अभी मैं बन चुकी हूँ डॉक्टर महिमा वशिष्ठ। अब इसके बाद मैं क्या झंडे गाड़ रही हूँ वो आप लोगों को बाद में पता चल ही जाएगा। तो मैंने जो मेरी पीएचडी है वो करी है एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर से। और मेरा जो कॉलेज रहा था वो रहा था सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज। भी एजुकेशन है वो चाहे ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैंने दोनों ही गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से ही कंप्लीट की है। क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको काफ़ी सारे फ़ायदे भी मिलते हैं, क्योंकि वहाँ के लेक्चरार्स की थोड़ी सी बात ही अलग होती है और वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड भी होते हैं और काफ़ी अच्छे से सुपरवाइज्ड भी करते हैं और काफ़ी हेल्पफुल होती है सब चीज़ें आपके लिए।
तो मतलब मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही करें, मतलब जिस भी आप सिटी में रह रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एनरोल करें और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि हर साल इसकी फ़ीस भी जाती है। तो अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे होंगे तो आपकी हर जगह ना फ़ीस कम लगेगी। तो मैंने अपनी पीएचडी जो है एमडीएस यूनिवर्सिटी से करी है। अब द सेकंड थिंग, पीएचडी क्यों करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली लेक्चरर बनना होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है, आपको टीचिंग की लाइन में जाना है तो ही पीएचडी की जाती है। बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद लेक्चररशिप का बहुत अच्छा स्कोप रहता है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। पीएचडी के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ध्यान रखिए, अगर आपको पीएचडी करनी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी एटलीस्ट 55% बननी ही चाहिए। माइंड में पहले से ही सेट कर रखा है कि आपको पीएचडी करनी है तो आप अच्छे से मेहनत करें, सो दैट आपकी अगर 60-70% अबव अगर आपकी परसेंट आती है तो इट्स वेरी गुड, आप बहुत अच्छे से आगे ना एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लियर कर जाएंगे। अब नेक्स्ट बात आती है पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। तो अगर आप नेट सेट क्वालिफाइड हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर आप नेट और सेट क्वालिफाइड हैं तो आपको पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, आप एग्जेम्प्टेड होते हैं उस एग्ज़ाम से। एमडीएस यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है रेट एग्ज़ाम, जो पीएचडी के लिए ही एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, जिसका RET रेट नाम होता है, राजस्थान एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर पीएचडी। ये जो है ये ऐसा नहीं है कि हर साल हो रहा है, हो सकता है 2 साल बाद हो सकता है 3 साल बाद हो सकता है 4 साल बाद हो। इट्स डिपेंड ऑन सीट्स कि कितनी सीट्स बची हैं या हर जो सब्जेक्ट है में कितनी सीट्स हैं, उस अकॉर्डिंगली जो है उस अकॉर्डिंगली पीएचडी के एग्ज़ाम्स निकलते हैं। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब मैंने रेट दिया था, मेरा नेट सेट नहीं था, तो मैंने रेट एग्ज़ाम दिया था एंट्रेंस वाला। मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कॉमर्स में है, तो मैंने एमकॉम जिस ईयर में किया था जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर में मैंने रेट का एग्ज़ाम दिया था। एंड वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि जो सब चीज़ें थी वो फ्रेश थी, ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की जो स्टडी हमने कर रखी थी वो काफ़ी फ्रेश थी। तो मैं सही बता रही हूँ, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे पीएचडी करनी है। मैं उस टाइम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी और मेरे एक सर हैं, उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि इसका जो है एंट्रेंस वाला एग्ज़ाम जो है निकला हुआ है और हम फिल कर देते हैं। एंड मैंने उसका फिल कर दिया। उसमें आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस होता है, वो फिल करके सबमिट करवा दिया था। यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन ही होता था, हमारे टाइम पे ऑफलाइन ही सबमिशन होता था। अभी भी मेरे ख्याल से एमडीएस यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन प्रोसेस ही होता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आपको फर्स्टली तो उस यूनिवर्सिटी को कंटिन्यूसली चेक करना ही पड़ेगा। न्यूज़पेपर को आप चेक कर सकते हैं कि कब कौन सी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल रहा है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी अलग अलग टाइम पे निकालती है। एमडीएस है, राजस्थान है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सबका जो टाइम है वो अलग अलग होता है, फिक्स टाइम नहीं होता। और ऐसा भी फिक्स नहीं है कि हर एक साल में निकालती हो, मे बी सेंट्रल तो हर एक साल में निकालती है, बट एमडीएस का जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो हर साल निकालेगी। तो आपको इस चीज़ पे अपडेट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आया है या नहीं आया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं। तो मैंने जो है इसका फॉर्म भर दिया था, एंड फॉर्म भरने के बाद शायद 1 मंथ बाद ही इसका एग्ज़ाम हो गया था। एंड मैंने ऐसी कुछ इसकी पढ़ाई नहीं करी थी, हाँ, बट जो मेरी पढ़ाई चल रही थी वो भी हेल्पफुल रही, जो गवर्नमेंट की मैं कर रही थी, मेरे सब्जेक्ट की ही कर रही थी मैं, अकाउंट्स की ही पढ़ाई कर रही थी। कॉमर्स है तो कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी पढ़ाई कर रही थी, तो हो सकता है वो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा मेरे एग्ज़ाम में। तो जो रेट था वो मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया था। अब बात आती है इसमें जो मेरिट लिस्ट निकलती है, वहाँ पर बहुत कंपटीशन होता है। मतलब आपको रेट एग्ज़ाम में कंपटीशन कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर नेट और सेट वाले लोग नहीं होते हैं, सिर्फ वही लोग होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लियर करके आए हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत इजी होता है, आप अच्छे स्कोर्स लाइए रेट एग्ज़ाम में, अच्छे स्कोर्स लाएं रेट में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्योंकि फिर जब मेरिट लिस्ट निकलती है तो उसमें आपकी ग्रेजुएशन की परसेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन की परसेंटेज, आपने जो रेट में मार्क्स स्कोर किए हैं, इन सब की एक एवरेज परसेंट निकलता है और फिर पूरी उसके बेसिस पर मेरिट निकलती है। और उसमें नेट और सेट वाले भी हमारे साथ कंपटीशन में होते हैं, ठीक है।
तो उनके साथ में आपका कंपटीशन होता है मेरिट लिस्ट के टाइम पर, जब मेरिट लिस्ट निकालते हैं उस टाइम पर। अब मेन चीज़ कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, तो ये डिपेंड करता है सीट्स पर कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स बाकी है, तो उसके बेसिस पर ही स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, पास किया जाता है। जहाँ तक मुझे आइडिया है, अगर मैं शायद हो सकता है कुछ इस बात में कंफ्यूज हो गई हूँ, पर जहाँ तक मुझे याद है सीट्स के अकॉर्डिंग ही क्वालिफाइड होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सीट्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाइड होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्वालिफाई हो गई थी, नेट सेट वालों के साथ में मेरा भी सिलेक्शन हो गया था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसका नेट सेट क्लियर है तो उनका भी सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी रेट की स्कोरिंग अच्छी है और आपकी पीजी की स्कोरिंग अच्छी है, ग्रेजुएशन की स्कोरिंग अच्छी है, तो हो सकता है कि आप किसी नेट सेट वाले बच्चे से आगे निकल जाओ। रेट में सिलेक्शन के बाद में कोर्स वर्क स्टार्ट होता है और फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, फ़ीस एंड ऑल सबमिट करानी होती है, वो सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग रहता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ। उसके अलावा अगर आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से करना है तो वहाँ पर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके एक रिसर्च ऑप्शन होता है, रिसर्च में जाएंगे तो आपको एक ऑर्डिनेंस मिलेगा, मतलब एक पूरा ऑर्डिनेंस होता है जिसमें पीएचडी की ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब होती है। अगर आप एमडीएस से करना चाहते हैं तो एमडीएस में भी रिसर्च ऑप्शन में जाके आप वो पूरा ऑर्डिनेंस देख सकते हैं। हर एक चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। हमने भी वहीं से देख देख के सब चीज़ें पढ़ी, सीखी, और मतलब उससे ही हमें भी एक्सपीरियंस हुआ है, उससे ही हमने हर चीज़ जो है देखी है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा रेट क्लियर करने के बाद में स्टार्ट होता है कोर्स वर्क, जिसमें 2 पेपर्स होते हैं। एंड ये जो कोर्स वर्क है आई थिंक 30 डेज़ का होता है या 15 डेज़ का, एग्जैक्टली अभी मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, कोर्स वर्क होता है जो आपको अटेंड करना कंपलसरी होता है, क्योंकि इसमें आपको ना कुछ रिसर्च के टॉपिक्स, बेसिक्स रिसर्च के बारे में बताते हैं, रिसर्च के टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जो लेक्चरार्स हैं वो लेक्चर लेने के लिए आते हैं, और हमें मतलब काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है कोर्स वर्क में। और साथ ही हमें थोड़े से ना टॉपिक्स के भी आइडियाज़ मिलते रहते हैं। तो कोर्स वर्क अटेंड करना बहुत कंपलसरी होता है, और कंपलसरी भी होता है और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है। आपको कोर्स वर्क अटेंड करना ही है। कुछ लोग नहीं भी करते थे, बट करना चाहिए। कोर्स वर्क बहुत हेल्पफुल होता है रिसर्च के लिए। कोर्स वर्क से पहले एक होती है कमेटी, होती है RSAC कमेटी होती है, ठीक है, जहाँ पर रिसर्च सुपरवाइज़र, एलोकेशन ऑफ रिसर्च सुपरवाइज़र कमेटी होती है, जहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कौन सा सुपरवाइज़र सिलेक्ट करना है। और अच्छा है अगर आप अपने कॉलेज की सुपरवाइज़र को सिलेक्ट कर रहे हैं, जो आपके नोन है उनको ही सिलेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है, और आपको फिर मिल भी अगर वो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन वो मिलना ना मिलना सब कमेटी के ऊपर डिपेंड होता है, बट ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि मिल जाते हैं। तो मैंने जिन सुपरवाइज़र का नाम लिखा था मुझे वही सुपरवाइज़र कमेटी के थ्रू मिल गए थे। उसके बाद होता है हमारा कोर्स वर्क, मैं स्किप कर। सो कोर्स वर्क के बाद में हमें स्टार्ट करना होता है हमारा सिनॉप्सिस का काम। बहुत मेन काम और बहुत ही हेडक वाला काम होता है। हेडक नहीं कहूँगी मैं, मतलब ये कहूँगी कि यार हम उस लेवल पे आ जाते हैं जहाँ हमको ना बहुत कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन हो जाती है, हमें क्या टॉपिक लेना है। क्योंकि कोर्स वर्क के बाद में आपको टॉपिक सोचना स्टार्ट कर देना होता है कि आपको एक्चुअली किस टॉपिक पे आपको पीएचडी करनी किस टॉपिक पे है। और बहुत अच्छा होगा अगर आपके सुपरवाइज़र आपको गाइड करते हैं इसके बारे में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें एक रिसर्च के लिए बहुत टाइम देना होता है, तो हम किस टॉपिक पे रिसर्च करें वो प्रॉपरली हमें गाइड होना चाहिए टॉपिक। तो कोर्स वर्क के बाद में हमें हमारा सिनॉप्सिस रेडी करनी होती है, जो हम टॉपिक लेंगे उससे रिलेटेड सिनॉप्सिस एक ना थीसिस का हम कह सकते हैं छोटा सा ही रूप होता है। थीसिस तो बहुत बड़ी लेवल की होती है, और सिनॉप्सिस उसका एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म वाली समरी होती है, जिसमें हम हर चीज़ को समराइज करके सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि हम आने वाले टाइम में ये काम करेंगे, आने वाले टाइम में हम इस पे थीसिस बनाएंगे। तो सिनॉप्सिस उसका ही एक छोटा सा प्रारूप होता है। ऐसा नहीं है आपने सिनॉप्सिस बना ली तो आप उस पर ही काम स्टार्ट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी कमेटी बैठती है जिसको कहते हैं RRC, ठीक है, रिसर्च रजिस्ट्रेशन कमेटी। यहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, आपकी सिनॉप्सिस देखी जाती है, आपसे क्वेश्चंस होते हैं कि भैया आपने टॉपिक लिया है तो कैसे लिया है, क्या करेंगे इस टॉपिक में, क्या फ़ायदा होने वाला है इस टॉपिक से। तो एक इंटरव्यू होता है, मैं नहीं कह रही बहुत
हाई लेवल का इंटरव्यू तो नॉर्मली होते हैं, लेकिन आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है उसके लिए कि भैया ये चीज़ें पूछी जाने वाली है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आरआरसी कमेटी में आपकी सिनॉप्सिस का पूरा इंटरव्यू वगैरह होने के बाद चेक होती है। उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है वो बाद में आता है कि आपकी सिनॉप्सिस अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। तो मेरे साथ ऐसा था, मेरे साथ क्या मतलब कईयों के साथ आता है कि हो सकता है कुछ करेक्शन, कुछ सिनॉप्सिस में ना करेक्शन के लिए हमें बोल दें, तो करेक्शन का आया था मेरे पास भी। तो सिनॉप्सिस में मतलब कुछ टॉपिक्स थे, हो सकता है जो भी कमेटी में थे उनको समझ नहीं आए हों या उन्होंने सजेस्ट किए हों, ऐसा होता है। तो वो टॉपिक्स हमें सिनॉप्सिस में ऐड करके सिनॉप्सिस को एडिट करनी पड़ती है। तो वहाँ पर वो मैंने चेंज कर दिया था, सिनॉप्सिस में एडिट करके उसको पूरा चेंज करके वापस से सबमिट करवा दी थी सिनॉप्सिस, एंड दैट टाइम सिनॉप्सिस अप्रूव हो गई, ठीक है। ये सब प्रोसेस होते होते आपको आराम से आपके 8-9 महीने निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। मतलब टाइम जो शुरू के साल भर है ना, एंट्रेंस एग्जाम के बाद शुरू का साल भर कैसे निकल जाता है आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। और फिर उसके बाद आता है हमारा परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेटर। मतलब एक तो आता है टेम्प्रेरी वाला जो पहले मिल जाता है, लेकिन जो परमानेंट है वो साल भर बाद मिलता है हमें, जो रजिस्ट्रेशन लेटर है। मैं मेरी यूनिवर्सिटी का बता रही हूँ, एमडीएस का, और यूनिवर्सिटी की आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट कि हर यूनिवर्सिटी का क्या क्राइटेरिया रहता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एमडीएस, तो हो सकता है और यूनिवर्सिटी का भी प्रोसेस रहता हो। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो पूरा मतलब वो टाइम मुझे लग गया था वहाँ पर, साल भर ऐसे ही निकल गया, कुछ नहीं पता चला। 2 साल निकल गए, 3 साल, मतलब होता है ना सचेत नहीं होना कि भैया हमें थीसिस स्टार्ट कैसे करनी है। बहुत टाइम तक तो इस टॉपिक पे ही जूझते रहे, कहते हैं जूझते रहे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है, आप ऐसे लोगों के साथ हैं, आप कंटिन्यूसली कॉलेज जाते हैं, आपके सुपरवाइजर्स आपको अच्छे से गाइड करते हैं, इसके अलावा भी आपको गाइडेंस मिलती है बड़ों की, आपके साथ किसी ने करा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। और गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं सही बता रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीएचडी करने में आपको किसी से गाइडेंस लेते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक बहुत न्यू टॉपिक था और मुझे कोई गाइड करने वाला इतना नहीं था। तो स्टार्टिंग कैसे करनी है ना, वही चीज़ समझ नहीं आई। 1-2 साल ऐसे ही निकल गया। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपके 1-2 साल निकल रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप टाइम टू टाइम अपने गाइड से मिलिए, उनसे गाइडेंस लेते रहिए। सुपरवाइजर्स जो होते हैं हमारे, मतलब जो अलॉट हुए हमें, उनके कांटेक्ट में रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुपरवाइजर्स के कांटेक्ट में रहना। इसके अलावा अगर आपको 1-2 साल नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है आप प्रेशराइज हो जाएं कि यार हमने पीएचडी में एंट्रेंस ले लिया है, अब हम कैसे करें। बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप उस ड्यूरेशन में आप कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स अटेंड कीजिए। जितने कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आप अटेंड करेंगे बहुत हेल्पफुल होंगे। हेल्पफुल वो इसलिए होंगे कि एक तो आपको सर्टिफिकेट्स तो मिलेंगे ही, ठीक है। इसके अलावा आपको वहाँ से टॉपिक्स जो हैं, आपने जो टॉपिक लिया है, जो टॉपिक्स हैं उनको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने होते हैं, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको हेल्पफुल होती है थ्रू कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार। और बहुत अच्छा भी होता है, आप जितने सर्टिफिकेट्स आपके एंड में थीसिस में लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा। तो आपको कॉन्फ्रेंस और सेमिनार अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आप जितने भी मतलब आपको साल लगते हैं पीएचडी में, आपको हर साल की एक ईयरली रिपोर्ट सबमिट करवानी बहुत ज़रूरी होती है। ईयरली रिपोर्ट में आपको ये बताना होता है कि आपने पूरे साल क्या रिसर्च करी है, क्या कॉन्फ्रेंस अटेंड करी, कौन से सेमिनार्स अटेंड किए, आपने कोई पेपर पब्लिश किया है तो कहाँ पे किया, कैसे किया, क्या उसका एब्स्ट्रैक्ट रहा है उसका। तो आपको हर साल की ईयरली रिपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही आप जिस भी कॉलेज में हैं तो हर साल की आपकी वहाँ की फ़ीस भी जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं पूरे पीरियड में। मतलब आप जब तक करते हैं ना, आपको अलर्ट रहना पड़ता है कि भैया हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है। ऐसा नहीं है कि आप भूल के बैठ गए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको हर चीज़ के बारे में अलर्ट रहना पड़ता है। और पीएचडी जब आप स्टार्ट कर देते हैं, थीसिस को लिखना करना स्टार्ट कर देते हैं, रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आराम से आपको इस चीज़ में 2-3 साल 3-4 साल लग जाते हैं, क्योंकि थीसिस लिखना इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। उसके बाद थीसिस को करेक्ट करना टाइम टेकिंग प्रोसेस, प्रॉपरली उसको सेट करना प्रोसेस होता है, डेटा जो उसमें डेटा लगता है उसको फाइंड आउट करना लंबा प्रोसेस होता है। तो हर चीज़ का बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस
तो आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो 3 साल तो मिनिमम होती हैं, ठीक है? आप 3 साल से पहले नहीं दे सकते, उसके अलावा उससे ज़्यादा साल आपको जो है लग सकते हैं, ठीक है? तो मैंने जैसे बता ही दिया था मुझे कितने साल लगे थे। तो 5 एंड 6 इयर्स लगना पीएचडी के लिए इट्स वेरी नॉर्मल, बहुत नॉर्मल है, क्योंकि यार ये चीज़ इतनी लेंदी होती है, इसके प्रोसेस इतने लेंदी होते हैं, आपको हर चीज़ अच्छे से देखनी होती है कि एंड में कोई कमी ना निकल जाए। इससे बेटर हाथों हाथ चेक होती रहे वो चीज़ें। तो थीसिस वगैरह स्टार्ट हो गई थी, ईयरली रिपोर्ट सबमिट हो गई थी। इसके अलावा आपको पेपर भी पब्लिश कराने बहुत ज़रूरी हैं। पेपर पब्लिश आप करवाइए कहीं भी। हमारी यूनिवर्सिटी का जो है उसमें है कि एक पेपर यूजीसी केयर लिस्ट वाले जो पब्लिशर्स हैं उनमें पब्लिश होना ज़रूरी है। तो अच्छा होगा कि आप शुरुआत में ये सब चीज़ें कर लें, मतलब पेपर्स पब्लिश कराना, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार। जब तक आप थीसिस लिखना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप जब तक ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हम जो पेपर पब्लिश करवाते हैं तो पेपर्स, रिसर्च पेपर बनाना करना, ये सब चीज़ों में भी टाइम भी लगता है और काफ़ी नॉलेज भी मिलती है। उसके लिए हम बहुत सारे पेपर्स वगैरह देखते हैं, पेपर वर्क देखते हैं, जर्नल्स देखते हैं। तो बहुत हेल्पफुल होती है ये सब चीज़ें कि किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट बनता है, क्या इंडेक्स रहता है। तो रिसर्च पेपर आप पब्लिश कराइए, जर्नल्स में कराइए, जितना हो आप, मतलब 2-3 साल में ये चीज़ें करा सकते हैं। साथ में धीरे धीरे अपना वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो एट लास्ट मेरी सब चीज़ें हो गई थी एंड थीसिस वगैरह बना दी थी। बहुत प्रोसेस लगा, बहुत टाइम लगा इस चीज़ में, मुझे सही बता रही हूँ मैं, बहुत टाइम लगा था, क्योंकि थीसिस बनने के बाद भी करेक्ट होती है। बट एक बार जब आपकी थीसिस पूरी प्रिपेयर हो जाती है तो मेक श्योर वो वेस्ट ना जाए, इसीलिए आप उससे पहले ही उसको अच्छे से पूरा देख लें, मतलब जितनी बार हो सके खुद देख लें, दूसरों को दिखा दें, क्योंकि बनने के बाद करेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है। तो थीसिस सबमिट करने के बाद भी, काम के बाद भी आपका काम ख़त्म नहीं होता है भाई। उसके बाद आपको 6 महीने, साल भर और लग सकते हैं। आपको कंटिन्यूअसली ना इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। मतलब मैं बता रही हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मैं, मेरे बाद जिन्होंने भी मुझसे पूछा, मैंने सबको ये बोला कि भाई अपडेट रहना, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है यूनिवर्सिटीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो काम हैं, जो ड्यूरेशंस हैं, वो बहुत लेंदी होती है। तो थोड़ा सा पोक करना होता है, वहाँ पोक करना होता है और हमें अपडेट रहना पड़ता है कि हमारा काम हुआ, हमारा काम हुआ क्या। तो थीसिस सबमिशन का प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा होता है। 6 थीसिस बनती हैं पूरी, और सब यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, ठीक है। 6 थीसिस बनती हैं, 3 एग्जामिनर्स के पास जाती हैं, वो भी जो हमारी स्टेट के बाहर जो अदर एग्जाम यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर, सुपरवाइजर्स हैं, उनके पास करेक्शन के लिए जाती है, उनके पास चेक होने के लिए जाती है। हमारी थीसिस कॉलेज में रहती है, यूनिवर्सिटी में रहती है और एक सुपरवाइज़र के पास रहती हैं। तो इस तरीके से जो हमारी थीसिस होती है वो पूरी चेक होती है। तो इसको चेक करने में हो सकता है महीने, 2 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए। इट्स डिपेंड ऑन एग्जामिनर कहाँ का है, कितनी दूर का है, ठीक है, वो कितने टाइम में चेक करता है। एंड स्पेशली हमें अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। हम यूनिवर्सिटी से टाइम टू टाइम पूछते रहें कि हमारी थीसिस जो है आ गई क्या, ठीक है, अगर हम इतना कर सकते हैं तो एग्जामिनर्स वहाँ से एग्जामाइन होने के बाद मतलब कई लोगों के तो यार करेक्शन आ जाते हैं, उन्हें पूरी थीसिस वापस से बनवानी होती है। एंड मतलब मैं तो भगवान का शुक्रिया करूँगी कि मेरे कोई करेक्शन नहीं आया, पूरी अप्रूव हो गई थी थीसिस वन टाइम में। वरना बहुत मुश्किल होती है, हमें पूरा समय वापस से लग जाता है, पूरे 6 महीने कह सकते हो आप वापस से लग जाते हैं, क्योंकि पूरी थीसिस को वापस से चेक करना, उन्होंने जो टॉपिक दिए हैं या जो उन्होंने करेक्शंस के लिए बोले हैं वो वापस से करेक्ट करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है इसमें भी। तो मेरा वन टाइम में क्लियर हो गया था। एंड उसके बाद फटाफट से जो है वाइवा की डेट मिल गई। वाइवा होता है, वाइवा में भी आपके जो एग्जामिनर्स हैं जिन्होंने चेक करी, उनमें से एक एग्जामिनर वाइवा लेने के लिए आता है, सारा अरेंजमेंट होता है वाइवा का। उसके बाद आपका वाइवा होता है, वाइवा की आपको डेट मिलती है, सारा अरेंजमेंट होता है। वाइवा जो होता है उसमें आपको प्रेजेंट करना होता है आपकी थीसिस को इन शॉर्ट में, ठीक है, पूरी प्रेजेंटेशन होती है। तो आप उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहिए। वैसे तो वो भी अप्रूव हो ही जाता है ऑलमोस्ट केसेस में, बट कुछ केसेस में रिजेक्ट भी हो जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। पर बहुत अच्छे से मैंने प्रिपरेशन उसकी भी करी थी।
प्रेजेंटेशन भी तैयार करी थी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी करी थी एंड वो भी मेरा 1 टाइम में ही हो गया था। वाइवा भी क्लियर, और वाइवा क्लियर होते ही आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाता है पीएचडी का, ठीक है। यूनिवर्सिटी प्रोविजनल सर्टिफिकेट मतलब 2-3 दिन में आपको दे देती है। उसके बाद जब भी आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है उसमें आपको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है, जो परमानेंट, जिसका आप वेट करते हो इतने सालों से, 6-7 सालों से, तो वो आपको डिग्री अवार्ड हो जाती है गवर्नर के हाथ से, ठीक है। तो राजस्थान का तो आई थिंक यही रूल है। राजस्थान की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गवर्नर ही देते हैं जो डिग्री होती है, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो यहाँ हो जाती है पूरी हमारी पीएचडी की कहानी, जो राम कहानी मैंने मेरी सुनाई है आपको। अगर कुछ मैंने मिस्टेक कर दी हो तो प्लीज़ मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ बात ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो गई हो, तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। मुझे अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है किसी टॉपिक के बारे में तो कमेंट्स में लिख देना। एक और चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप प्लान कर रहे हैं पीएचडी करना तो इट्स गुड कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करें। थोड़ा सा वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा होता है, आई नो, पर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है वो उसकी ना बात अलग ही होती है। में ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से करना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि प्रेफरेंस आपको हर जगह गवर्नमेंट वालों को, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वालों को प्रेफरेंस अच्छी मिलती है, ठीक है। पीएचडी के बाद स्कोप्स बहुत अच्छे हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपको कोई रिसर्च करनी है, आप ही के टॉपिक में रिसर्च करनी है, मेरा कॉमर्स से था तो उसमें ही आपको कुछ रिसर्च करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया था, मेरा केस थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप उसके बाद भी कंटिन्यूसली पेपर्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार सब करते रहिए, रिसर्च करते रहिए, अप्लाई कीजिए कॉलेज में, ठीक है। या आप है ना कोचिंग्स ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे स्कोप है पीएचडी के बाद भी। असिस्टेंट प्रोफेसर से आप धीरे धीरे एसोसिएट प्रोफेसर बनेंगे, सुपरवाइज़र बनेंगे, मतलब बहुत अच्छा स्कोप है, आपको ट्राई करते रहना चाहिए। आरपीएससी के लेक्चरर के एग्ज़ाम है, उसमें भी अगर आपका नेट सेट क्लियर नहीं है तो पीएचडी वालों को एग्जाम्शन है, पीएचडी वाले डायरेक्टली दे सकते हैं। तो बस ये सारी मेरी कहानी थी पीएचडी की, जो मैंने आपको सुनाई है। बहुत लेंदी हो गई, क्योंकि यार इतने सालों की बातें अगर मैं 10 मिनट में निपटा दूं तो बहुत मुश्किल है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें रह गई हैं या मैंने शॉर्ट में बताई हैं, ठीक है। तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है आप लोगों के साथ में। तो आई होप जो जानना चाहते थे अबाउट पीएचडी उन लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात जो मैं कन्वे करना चाहती थी। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर तो आपको करना है ही, और वीडियो को शेयर कीजिए। जो पीएचडी करना चाहते हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन, बेसिक वाली इन्फॉर्मेशन मिल सके जो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सा।